तो अगर फूड लेना है डायरेक्ट एनवायरनमेंट से लेगा, कोई वेस्ट रिलीज करना है डायरेक्ट एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा, ठीक है। रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, डायरेक्ट एनवायरनमेंट से लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है डायरेक्ट एनवायरनमेंट में करेगा। वाटर का एक्सचेंज करना है, वाटर लेना है या वाटर रिलीज करना है, जो भी करना है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कर सकता है। इट इज़ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ करने वाला है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत किसको है? हम जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सब एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, वो सबको एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होता है। अब जैसे मेरे बॉडी के अगर मैं बोलता हूँ इंटरनल सेल्स है, मान लो लिवर का ही सेल ले रहा हूँ, अब वो लिवर के सेल को अगर ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, फूड चाहिए रहेगा, ठीक है, वाटर चाहिए रहेगा, तो वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से तो ले ही नहीं पाएगा, समझ रहे, उसको डिपेंड होना पड़ेगा दूसरे सेल पे। अब ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ रहा है, लंग्स के थ्रू आ रहा है ऑक्सीजन। और फूड कहाँ आ रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा है ना, पेट में जा रहा है वो फूड। एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है, ये क्लियर है। और उसको पहुँचाना कहाँ तक है? लिवर तक पहुँचाना है। ऑक्सीजन कहाँ से? लंग्स से, ठीक है। और फूड कहाँ से? न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब किए थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से, पहुँचाना कहाँ तक है? लिवर तक पहुँचाना है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो लगेगा ना जो ये कुरियर का काम करे, है कि नहीं। ऑक्सीजन उठाए लंग्स से, फूड उठाए कहाँ से? अपना स्मॉल इंटेस्टाइन से, और उसको लेके जाए लिवर तक। फिर लिवर उसको खाना पीना खाएगा, जो भी है रेस्पिरेशन करेगा, और उसके बाद जो वेस्ट रिलीज़ करेगा लिवर के सेल्स, वो वेस्ट को भी कहाँ लेके जाना है? किडनी तक लेके जाना है, ताकि वो किडनी उसको फिल्टर करके बाहर निकाल सके। समझ में आ रहा है? तो ये सब कैरियर वाला काम, ट्रांसपोर्टेशन वाला काम, उसके लिए एक सिस्टम लगेगा, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। लिवर का सेल जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे बॉडी के और भी इंटरनल सेल्स है सारे जिनको ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड है, उसके बिना काम नहीं होगा। बातें समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, तो इसीलिए दे नीड एक्स्ट्रा लाइफ प्रोसेस, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। एक नया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनको लगता है, ठीक है। तो जब मैं ह्यूमन बींग्स की बात करता हूँ, मतलब हमारी बात कर रहे हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन है? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के पार्ट्स है, पहला हार्ट, ठीक है, दूसरा ब्लड, और तीसरा ब्लड वेसल्स। समझ में आ रही है बात? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के पार्ट है। हार्ट क्या है? हार्ट क्या है? हमारी बॉडी में हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। सिर्फ क्या करना? ब्लड को पंप करना, कंटिन्यूसली करते रहना, रुकना नहीं, ये समझा? ऐसा है। और ब्लड क्या है? ब्लड मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है वो कौन है? ब्लड है, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करने का काम, वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम, वेस्ट ट्रांसपोर्ट करने का काम, अलग अलग हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम, ये सारे काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, क्लियर है। और वो ब्लड किसके थ्रू फ्लो हो रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है। बातें समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा है। तो जैसे हमारे घर में वाटर पंप होता है ना, और वाटर की पाइपलाइंस होती है, तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पे भी है हमारे बॉडी के अंदर। जो पाइपलाइंस है ना, घर में पता है ना, पंप होता है पानी का, जिसको ऊपर, जिसके थ्रू पानी को ऊपर टंकी में लेके जाते स्टोर करते टैंक में, है ना। फिर वो टैंक से टैप खोलो तो ऐसा पानी आता है, पाइपलाइंस होती है। तो जो भी वाटर फ्लो हो रहा है वो पाइपलाइन से फ्लो हो रहा है, और स्टोर कहाँ पे हो रहा है? टैंक पे हो रहा है। वो टैंक तक पानी कौन पंप कर रहा है, कौन चढ़ा रहा है? तो वो पंप चढ़ा रहा है, मोटर चढ़ा रही है। समझ में आ रही बात? वाटर पंप होता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में पंप होता है, दैट इज़ हार्ट, क्लियर है। और जैसे घर में पाइपलाइंस होती है पानी की, हमारे बॉडी में क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। और जो वहाँ पे पाइपलाइन से कौन फ्लो होता है? वाटर फ्लो होता है। पर हमारी पाइपलाइंस जो है, मतलब
ब्लड वेसल्स जो है उससे क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड। बस डिफरेंस ये है कि घर में एक टैंक होता है, एक वाटर रिजर्वॉयर होता है, समझ में आ रही बात, वहाँ पे वो वाटर स्टोर किया जा सकता है। पर हमारे बॉडी में ऐसा कोई ब्लड का रिजर्वॉयर नहीं है, कोई टैंक नहीं है जहाँ पे ब्लड को स्टोर किया जा सके। क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब नेचर ने हमको पंप दिया, पाइपलाइंस दी, बोले तो ब्लड वेसल्स दिया, ये क्लियर है, पर टैंक देना भूल गया। ठीक है, ब्लड को स्टोर करने के लिए कुछ नहीं दिया, तो ब्लड स्टोर नहीं होता है हमारी बॉडी में, वो कंटिन्यूसली पाइपलाइन से चलते रहता है। अब सोचो घर में ऐसा अगर हो तो, वाटर की मोटर है, पंप है और पाइपलाइन से, कहीं पे टंकी नहीं है पानी की, समझ में आ रहा है? तो पानी जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, मोटर चालू है, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, रुकेगा नहीं पानी। वैसे ही अपने बॉडी में ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, रुक नहीं रहा है, कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जिनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, लाइक मॉस्किटो, है कि नहीं, तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स के पास में वो टैंक होता है, बॉडी कैविटी होती है जहाँ पे वो ब्लड जाता है। बॉडी कैविटी जो होती है वो ब्लड से फिल्ड होती है उनकी। हमारी बॉडी कैविटी में ब्लड नहीं है। बॉडी कैविटी समझ रहे हैं ना, बॉडी की कैविटी, बॉडी की स्पेस जहाँ पे ऑर्गन्स रखे हुए हैं, तो वो ऑर्गन्स के आजू बाजू में ब्लड फिल्ड स्पेसेस नहीं हैं। हमारा जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है वो सिर्फ ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है। ओके, अरे समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हार्ट द पंप, ठीक है, ब्लड मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड। मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, ब्लड वेसल्स, पाइपलाइंस, ऐसा है। कोई डाउट है इसमें अभी? ठीक है, तो हम बात फिलहाल अभी ह्यूमंस की कर रहे हैं, तो अभी हम ह्यूमंस पे ही फोकस्ड रहते हैं। तो हमारा हार्ट जो है ना वो 4 चेम्बर्ड हार्ट है। कितना चेम्बर है उसमें? 4 चेम्बर्स है। एक्वेटिक एनिमल्स में 2 चेम्बर्ड हार्ट रहेगा और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। पर हमारे पास क्या है? मैमल्स के पास, एव्स के पास, एव्स बोले तो बर्ड्स है ना, उड़ने वाले जो एनिमल्स रहते हैं वो एव्स, और मैमल्स जिसमें हम आते हैं, वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स हैं, ऐसे कान बाहर हैं, ठीक है, जिनके फीमेल मेंबर्स के पास मिल्क सीक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड होते हैं, इसलिए उनका नाम मैमल्स पड़ा है। तो मैमल्स और बर्ड्स बोले तो एव्स, इनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है और एक्वेटिक एनिमल्स के पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, चेम्बर मतलब कंपार्टमेंट्स। तो जो हार्ट होता है उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स की बात किया तो उनमें 2 चेम्बर्ड हार्ट है। एक आर्टरी रहेगी, एक एट्रियम रहेगा और एक वेंट्रिकल, ऐसा एक अपर चेम्बर रहेगा और एक लोअर चेम्बर रहेगा। ठीक है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ऐसा है। जो एम्फीबियंस रहेंगे इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इनमें 2 एट्रियम होंगे, ऐसा 2 एट्रियम रहेंगे और वेंट्रिकल एक ही रहेगा, ऐसा 2 एट्रियम रहेंगे, ये दोनों एट्रियम हो गए और वेंट्रिकल एक ही रहेगा। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस बोले तो फ्रॉग, सैलामेंडर, ठीक है, और रेप्टाइल्स बोले तो लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, ये तो। क्रोकोडाइल को छोड़ के मतलब बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं जिनकी बॉडी डायरेक्ट ऐसा लैंड के कांटेक्ट में रहती है, कंप्लीट बॉडी,
उनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है। क्रोकोडाइल जो है एक्सेप्शन है, वो एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, लाइक ह्यूमंस, है ना। और मैमल्स और बर्ड्स की बात किया, एव्स एंड मैमल्स, इनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। इसमें क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं ऐसा, और 2 वेंट्रिकल्स होंगे, ये ऐसा, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स ऐसा, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में क्या था, एट्रियम जो है वो लेफ्ट राइट बोल सकते हैं, लेफ्ट राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम ऐसा, बट वेंट्रिकल एक ही है, वो में राइट लेफ्ट ऐसा क्लासिफिकेशन है। अब ऐसा क्यों होता है, इनके पास जो है वो 2 चेम्बर्ड और 3 चेम्बर्ड हार्ट है, और नेचर ने हमको जो है 4 चेम्बर्ड हार्ट दिया हुआ है, ऐसा क्यों है? इसमें मेन डिफरेंस ये है कि एक्वेटिक एनिमल्स और एम्फीबियंस जो है दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और एव्स और मैमल्स जो होते हैं दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब ठंडे खून वाले प्राणी, ऐसे प्राणी, ऐसे एनिमल्स जो बॉडी में टेम्परेचर चेंज जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हो गया, दे कैन टॉलरेट द चेंज इन टेम्परेचर। उनका बॉडी टेम्परेचर भी लो होगा, उनको चलेगा। बॉडी टेम्परेचर हाई होगा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हाई होगा, वो भी उनको चलेगा। किनको? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को। पर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं लाइक एव्स एंड मैमल्स, उनको बॉडी टेम्परेचर में चेंज जो है टॉलरेट नहीं कर पाते वो, हम जैसे लोग। समझ रहे हैं? हमको गर्मी लगती है गर्मी के सीज़न में, ठंड के सीज़न में ठंड लगती है। हम गर्मी के सीज़न में क्या होता है, एसी फ़ैन यूज़ करते हैं, एसी कूलर्स यूज़ करते हैं, स्वेटिंग आना चालू हो जाती है अपने को ज़्यादा गर्मी लगे तो। और ठंड के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर्स वगैरह यूज़ करना चालू कर देते हैं। तो मतलब वी डू नॉट टॉलरेट चेंज इन बॉडी टेम्परेचर। हम बॉडी टेम्परेचर में चेंज टॉलरेट नहीं कर सकते बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर में चेंज जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। समझा? तो इसीलिए एव्स और मैमल्स को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो एव्स और मैमल्स की बढ़ जाती है बिकॉज दे हैव टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। पर एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, इनको बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बातें समझी क्या बोल रहा हूँ? तो अब बोलेंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर इसका नंबर ऑफ चेम्बर्स इन हार्ट से क्या रिलेशन है? समझ में आ रहा है? तो उस रिलेशन ये है कि जब 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है ना, तो जो लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो राइट पार्ट ऑफ हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में देयर इज़ नो कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये समझ में आ रही बात? इसीलिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेटेड रहते हैं। मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है। कहाँ पर? 4 चेम्बर्ड हार्ट में। समझ में आ रहा है? सो 4 चेम्बर्ड हार्ट इंश्योर्स कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि 2 चेम्बर्ड हार्ट हो या 3 चेम्बर्ड हार्ट हो, इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेम चेम्बर में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स होगा 2 चेम्बर्ड हार्ट में और 3 चेम्बर्ड हार्ट में। ये क्लियर है? यहाँ से समझ लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो वेंट्रिकल में तो एक साथ जाके मिक्स होना ही है उनको। क्लियर है? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या हो रहे हैं, एक साथ एट्रियम में आ रहे हैं और एक साथ फिर वेंट्रिकल में जा रहे हैं। तो इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, mixing of oxygenated and deoxygenated blood takes place. But in case of aves and mammals which are provided with 4 chambered heart,
मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कंप्लीटली अवॉइडेड। समझ में आ रहा है? तो इससे होता क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो रहा, ठीक है? तो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहेगा वो काफ़ी एफिशिएंट होगा। बातें समझिए, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है? तो जिन ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है उनको बहुत एफिशिएंटली ऑक्सीजन मिलेगा। क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हाई रहेगा। क्लियर है? जिससे एनर्जी जनरेशन भी हाई होगा, क्योंकि अपन ने रेस्पिरेशन में पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। समझ रहे हैं? जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो अगर हाई एनर्जी जनरेट करना है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए। समझ गया? तो कल को अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि वाई मैमल्स एंड एव्स आर प्रोवाइडेड विथ 4 चेम्बर्ड हार्ट बट एक्वेटिक एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विथ ओनली 2 चेम्बर्ड हार्ट, तो आंसर लिखना है एक्वेटिक एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे कैन टॉलरेट चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, सो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज कंपैरेटिवली लेस, ठीक है? बट मैमल्स एंड एव्स, they are warm blooded animals, they cannot tolerate change in body temperature, so they need extra energy for body temperature regulation. That is why efficient supply of oxygen is needed. Okay, बढ़िया।